मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया सुबह से घने जंगल में सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थीं। गुड़िया बेटी, क्या मिली कोई सूखी लकड़ियाँ? नहीं मम्मा, लेकिन मैंने अपने घर की छत पर लगाने के लिए सूखा घास इकट्ठा कर लिया है। ठीक है बेटी, आप थोड़ा सा घास और इकट्ठा कर लो, तब तक मैं आगे जाती हूँ और सूखी लकड़ियाँ ढूंढती हूँ। मिठू तोता और हरियाली तोती भी कुल्हाड़ा लिए जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे थे। हरियाली, वो देखो, वो सामने उस बड़े पेड़ पर ढेर सारी सूखी लकड़ियां हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी वहाँ रुक जाते हैं। मिठू जी, आप कुल्हाड़े से लकड़ियाँ काटें और मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करती जाती हूँ। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। वो पति पत्नी मिलकर काम करते हैं। कबूतर और लूसी कबूतरी ने अपना घर बना लिया था। उनका घर बहुत सुंदर था। उन दोनों ने लकड़ियों का घर पहली बार बनाया था। कबूतर जी, अब हमें कोई चिंता नहीं। बारिश हो या आंधी, हम अपने लकड़ियों के घर में सुरक्षित रहेंगे। हाँ लूसी, और अपने सुरक्षित घर में बैठकर बारिश के मजे लेंगे। रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया भी लकड़ियाँ और सूखा घास लेकर वापस अपने घर को लौटते हैं। रास्ते में उन्हें कौवा और कवि अपने टूटे हुए घोंसले में सोए हुए मिलते हैं। वो माँ बेटी वहाँ रुकती हैं। कौवा और कवि, आप अभी तक सोए हुए हैं? जंगल के सभी पक्षी काम में लगे हुए हैं। आ गई हो फिर से तुम मनहूस चिड़िया, कोई मनहूस खबर लेकर। गोरी, जंगल के सभी पक्षी अपना अपना पक्का घर बना रहे हैं। कल से जंगल में बारिशें शुरू हो रही हैं। आप दोनों भी काम कर लें और समय जाया ना करें, और अगर बारिश शुरू हो गई तो आप दोनों के लिए समस्या बन जाएगी। छोटी चिड़िया, चले भाग यहाँ से। देख नहीं रही, हमारे पास बड़े वाला छाता है। बारिश जितनी भी तेज हो, ये छाता हमें बारिश से बचाएगा। मेरी माँ ने दिया है मुझे ये छाता। घर बनाओ तुम गरीब पक्षी, हम तो छाते में ही बारिश को एंजॉय करेंगे। मम्मा चलिए, हमें देर हो रही है। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया वहाँ से चली जाती हैं। दूसरे दिन रानू चिड़िया और मिठू तोता चाचा छमछम के पास जाते हैं। चाचा, हमने सूखी लकड़ियाँ भी इकट्ठी कर ली हैं और सूखा घास भी। चाचा जी, अब जल्दी से हमारे साथ चले और हमारे घर बना दें। ये बहुत अच्छा किया जो ये काम आप समय पर कर रहे हैं। मुझे मौसम के पक्षी ने बताया है कि इस बार बारिशें बहुत तेज होंगी। मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। फिर चाचा छमछम अपना सामान लेकर मिठू तोते और चिड़िया के साथ जाता है। चाचा छमछम पहले मिठू तोते का घर बनाता है। मिठू और हरियाली, आप दोनों पति पत्नी अब घर की छत पर सूखा घास लगाओ। तब तक मैं चिड़िया का घर बना आता हूँ। चिड़िया बहन, हमारे पास सूखा घास है, अगर तुम्हें चाहिए तो ले जाना। मिठू भैया, कल गुड़िया ने सूखा घास इकट्ठा कर लिया था। आप ये सूखा घास बुलबुल को दे देना। फिर रानू चिड़िया चाचा छमछम को साथ लेकर चली जाती है। जब कौवा और कवि वहाँ से गुजरते हैं तो वो चिड़िया को पक्का घर बनवाते हुए देखकर खूब मजाक उड़ाते हैं। बना लो चिड़िया अपना ये मजबूत घर, लेकिन ये घर हमारे छाते से ज्यादा सुरक्षित नहीं होगा। कौवो, तुम जाओ और हमें अपना काम करने दो, ये तो समय ही बताएगा। ऐसे ही एक दिन और गुजर जाता है। जंगल के सभी पक्षियों ने अपने पक्के मजबूत घर बना लिए थे। रात होने के साथ जंगल में बारिश भी शुरू हो जाती है। चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर में बैठी हुई थी। वो माँ बेटी बहुत खुश थी। गोरी और कालू भी अपने टूटे हुए घोंसले के ऊपर छाता लगाए बारिश देख रहे थे। कालू जी, देखा मेरी माँ का दिया हुआ छाता कितना बड़ा है। ऐसे लग रहा है जैसे हम बड़े घर में बैठे हों। गोरी ने इतना कहा ही था कि बारिश के साथ ओले गिरने लगते हैं। गोरी, ये आवाज कैसी है? ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे कोई पत्थर बरसा रहा हो। कालू जी, ये तो ओले शुरू हो गए, अब हम क्या करेंगे? एक ओला कालू का छाता चीरते हुए कालू के सर में आकर लगता है। कालू कौवा तो वहीं मर जाता है। गोरी कवि तो डर के मारे कालू को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाती है।
ओले लगने से गोरी के पंख भी घायल हो चुके थे। गोरी कभी एक घने पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। कालू जी, मुझे माफ करना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही तुम्हें पक्का घर बनाने से मना किया था। मुझे क्या पता था कि बारिश के साथ ओले भी शुरू हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपना हर काम समय पर करना चाहिए, वरना बाद में हम किसी बड़ी मुश्किल में भी फंस सकते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए तेज बारिश में भोजन ढूंढ रही थी कि रानो चिड़िया की नजर जमीन पर पड़ी। जमीन पर एक पेंसिल पड़ी थी। रानो चिड़िया को याद आता है कि गुड़िया ने उससे कहा था कि उसे नई पेंसिल चाहिए। फिर रानो उस पेंसिल को उठाकर घर पर आ जाती है। माँ, आप बहुत अच्छी हो, आप मेरे लिए पेंसिल ले आई। मैं बहुत खुश हूँ अब माँ। आपको पता है, मुझे पेंसिल की बहुत ज्यादा जरूरत थी। माँ, क्या आप भोजन नहीं लाई? मुझे बहुत भूख लग रही थी। बेटा, बाहर बारिश हो रही है, मैं भोजन ढूंढ रही थी परंतु मुझे मिला ही नहीं। फिर ये पेंसिल दिखी तो मैं इसे ले आई। आप फिक्र न करो, मैं जाती हूँ थोड़ी देर में गोरी कवि के घर। उससे खाने को कुछ न कुछ तो ले ही आऊंगी मैं। रानो चिड़िया गोरी के घर भोजन मांगने के लिए चली जाती है और गुड़िया उस पेंसिल से एक एप्पल का चित्र बनाती है। चित्र बनाते ही वह चमकने लगा। कोको और गुड़िया तो देखते ही रह गए थे। उसी पल वह एप्पल उनकी आंखों के सामने था। भाई, ये क्या ये कोई जादुई पेंसिल है? हाँ गुड़िया, ये कोई जादुई पेंसिल है। तभी तुमने जब एप्पल का चित्र बनाया तो एप्पल हमारे सामने आ गया। ऐसा करो कि तुम मैंगो बनाओ, मैंगो। गुड़िया खुशी से पागल हो जाती है और वह जल्दी जल्दी मैंगो का चित्र बनाती है। फिर मैंगो भी सामने था। दोनों बहन भाई पेट भर के मैंगो और एप्पल खा लेते हैं। दूसरी ओर रानो चिड़िया गोरी से कहती है, गोरी बहन, मेरी बेटी गुड़िया और कोको को बहुत भूख लगी है। आपको पता है ना कि बाहर बहुत बारिश हो रही है और बारिश के मौसम में तो भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल है। हाँ पता है मुझे, तुम मुझे यही कहने आई हो ना कि मैं तुम्हें थोड़ा भोजन दे दूं, परंतु जाओ यहाँ से, मुझे गुस्सा ना दिलाओ। मैंने ठेका नहीं ले रखा तुम गरीब चिड़िया का। अरे गोरी बहन, मुश्किल समय में आप भी हो सकती हैं और हो सकता है कि मैं कभी आपके काम आ जाऊं। गोरी और रानो बात कर ही रहे थे कि कालू गुस्से में रानो से कहता है, अरे चिड़िया, चुप करके घर जाओ। तुम देख नहीं रही, हमारे घर से तो पानी भी टपक रहा है। अब मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है इस बारिश के कारण। ऐसा ना हो कि आज तुम हमसे मार खाकर वापस अपने घर जाओ। रानो चिड़िया बहुत डर जाती है और डरते हुए वहाँ से भाग जाती है। जब रानो अपने घर आती है तो उसके बच्चे बहुत खुश थे। वह अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। ऐसे रानो चिड़िया भी उस जादुई पेंसिल की मदद से भोजन खा लेती है, परंतु थोड़ी देर में रानो के घर में भी पानी आने लगा। माँ, अब क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? अब कहाँ जाएंगे? अब तो हमारे घर में बारिश का पानी आ रहा है। बेटा, आप सब्र करो, मैं कुछ करती हूँ। मामा, गुड़िया के पास जो पेंसिल है उससे आप घर क्यों नहीं बना लेती? अरे कोकू, तुम बहुत समझदार हो। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर रानो फौरन से जादुई पेंसिल से घर का चित्र बनाने लगती है। कुछ ही पल में उनके सामने एक नया, सुंदर और बहुत बड़ा घर था। गुड़िया को यकीन न आ रहा था। वह घर उनके घर की खिड़की से नजर आ रहा था। बस फिर क्या था, फिर वह सब उस घर में चले जाते हैं। अब ऐसे वह बहुत खुशी से रह रहे थे।
माँ मैं बहुत 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 खुश हूँ। अगर आप ये पेंसिल न लाती तो हमारे हालात ना बदलते। जी बेटा, अब इस पेंसिल के कारण हमारी तो बहुत मदद हो गई। हमें तो अब किसी चीज की जरूरत नहीं रही। परंतु बेटी, अब हम दूसरे पक्षियों की मदद करेंगे। तुम्हें तो पता है ना कि बारिश के कारण पक्षी कितना ज्यादा परेशान हैं। हम पक्षियों को इस जादुई पेंसिल की मदद से नए घर बना कर देंगे और जिन भी पक्षियों के पास खाने को भोजन नहीं, उन्हें भोजन भी देंगे। वाओ माँ, आप बहुत अच्छी हैं। ऐसे तो सब पक्षी बहुत खुश हो जाएंगे और सब खुशी से रहेंगे। हाँ बेटा कोको और गुड़िया, आप भी अपनी जिंदगी ऐसे ही व्यतीत करना। कभी लालच ना करना और कभी किसी का बुरा ना सोचना। अगर आप दूसरों का अच्छा करोगे तो आपका भी कोई अच्छा ही करेगा, और अगर कोई आपका अच्छा ना भी करे और आपका हमेशा बुरा करे, तब भी उसके साथ कभी कुछ बुरा ना करना। कोको और गुड़िया अपनी माँ की बातें बहुत गौर से सुन रहे थे। ऐसे रानो चिड़िया जंगल के बहुत से पक्षियों की मदद करती है और रानो चिड़िया गोरी कवि को भी नया घर बना कर देती है, क्योंकि बारिश के कारण उनका घर भी अब इस कारण न रहा था कि वहाँ कोई पक्षी सुकून से रह सके। गोरी और कालू रानो से बहुत शर्मिंदा थे। गोरी रानो से माफी मांगती है। रानो, तुम बहुत अच्छी हो। सच में हम गलत थे। जिस दिन तुम हमसे भोजन मांगने आई थी, उस दिन हमारे पास भोजन था भी, परंतु फिर भी हमने तुम्हारी मदद नहीं की। लेकिन इस सब को छोड़कर तुम आज भी हमारी मदद कर रही हो। सच में रानो, तुम बहुत अच्छी हो। हाँ रोनो बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत गलत किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। शर्मिंदा न हो, कोई बात नहीं कालू भाई और गोरी बहन। गलतियाँ तो होती रहती हैं पक्षियों से। अब ऐसे जंगल के तमाम पक्षी खुशी से रह रहे थे। गोरी कवि और कालू कव्वे की शादी को कई साल हो गए थे, मगर गोरी कवि ने अभी तक कोई अंडा ना दिया था। यही वजह थी कि कालू कौवा हर समय गोरी कवि से लड़ता रहता। पति जी, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है तो मुझे क्या, बांझ कहीं की। मैं तो तेरा पेट भर भर के थक गया हूँ। ना जाने कब मेरे घोंसले में बच्चों की काय काय होगी। कालू जी, संतान का होना या ना होना मेरे अपने बस की बात तो नहीं है। चुप चुप कर जा। मैं जा रहा हूँ अपने मामा के पास। मेरे मामा ने बुलाया है। चिड़िया बहन, आज फिर कालू अपने मामा के पास गया है। वो जब भी अपने मामा के पास जाता है, उस पर दूसरी शादी का भूत सवार हो जाता है। गोरी बहन, जब हम मम्मा पक्षियों के पास संतान ना हो तो हमें ये सब बर्दाश्त तो करना पड़ता है। कालू का बुढ़ा मामा हर समय उसे उल्टी सीधी पटियां ही पढ़ाता रहता है। देख ली है, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सी कवि देख ली है। कल ही आ जाना और ब्याह कर ले जाना उसे। मामा जी, वो गोरी शोर मचाने लग जाएगी। एक लगाना, अगर शोर किया तो चुप कर जाएगी। जो होगा देखा जाएगा। मामा जी, मैं कल आऊँगा और उस कवि को ब्याह कर ले जाऊँगा। रात हो जाती है। कालू कौवा चुपचाप अपने घोंसले में लेटा हुआ था। मामा जी से क्या काम था पति जी? पता चल जाएगा तुम्हें कल। अब मुझे नींद आ रही है, चुप करके सो जाओ। अगली सुबह भी हो जाती है। गोरी, मेरी वो शादी वाली पगड़ी कहाँ है? शादी वाली पगड़ी? कालू जी, क्या तुम दूसरी शादी कर रहे हो? तो क्या मैं तुम जैसी भैंस को मुफ्त में पालता रहूं? मेरे मामा जी ने मेरे लिए एक कवि पसंद कर ली है। मैं करूँगा, मैं दूसरी शादी जरूर करूँगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से निकल जाता है। गोरी बहन, आज कालू सज सवर के कहाँ जा रहा था? हाँ गोरी बहन, मैंने भी देखा था। उसने तो शादी वाली पगड़ी भी पहनी हुई थी। तोते, वो कालू दूसरी शादी करने गया है। मरेगा मरेगा वो बुढ़ा मामा, जिसने कालू के लिए दूसरी पत्नी ढूंढ ली है। गोरी, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जो भी होगा उसे अपने नसीब का लिखा समझकर जीना सीखो। अगर ऐसे हर समय रोती रहोगी तो तुम मर जाओगी। मामा जी, ये कॉफी तो बहुत सुंदर है। मैं संगीत भी बहुत अच्छा गाती हूँ, सुनाऊं? नहीं नहीं,
घर जाकर सुनाना मेरे भांजे को संगीत। पति जी चले, मैं तो सुबह से आपका इंतजार कर रही हूँ। और हाँ, मेरी सौतन जी को बता दिया है ना? फिर कालू कौवा अपनी दूसरी पत्नी को साथ लेकर घर आ जाता है। कालू जी, ये कौवी कौन है? रुके पति जी, मैं बताती हूँ। सौतन हूँ मैं तुम्हारी, कालू जी की दूसरी पत्नी। कालू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। जैसे तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं तुम्हें और तुम्हारे बुढ़े मामा को कभी माफ नहीं करूँगी। चुप कर जा। अगर ज्यादा काई की तो मैं तुम्हें अभी घर से निकाल दूंगा। गोरी कौवी जल्दी से अपने घोंसले में लेट जाती है। उठो अब यहाँ से। ये घोंसला नीली जी का है, तुम रसोई में जाकर लेटो। कालू जी, सौतन मेरी तरफ घूर घूर कर देख रही है। फिर गोरी कौवी रसोई में चली जाती है और वहाँ जाकर फर्श पर ही लेट जाती है। दूसरे दिन कालू कौवा नीली चिड़िया को लेकर नदी पर जाता है। कालू जी, मेरा मिठाई खाने को दिल कर रहा है। नीली जी, मैं अभी आपके लिए मिठाई लाता हूँ। कालू कौवे के जाते ही वहाँ एक लंबी चोंच वाला कौवा आ जाता है। क्या वो कौवा हमारी जाल में फंस गया है? वो कौवा मेरे लिए मिठाई लेने गया है। तुम रात को आ जाना, मैं सारा माल इकट्ठा करके बेरी के पेड़ पर आ जाऊंगी। जाओ, अब तुम यहाँ से जाओ, वो आ रहा है। ये देखिए नीली जी, मैं आपके लिए मिठाई ले आया हूँ। कालू जी, कल हमारे बच्चे भी होंगे। हमारे पास तो अपने बच्चों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम चिंता ना करो नीली, मैंने जितनी भी कमाई की है सब संभाल कर रखी हुई है। मगर कहाँ रखी है कालू जी? अलमारी में रखी हुई है मैंने सारी जिंदगी की कमाई। कालू जी, मगर उस अलमारी की चाबी कहाँ है? मेरे और तुम्हारे घोंसले के नीचे रखी हुई है। अब तुम ये मिठाई खाओ। तुम चिंता न करो, मैं बहुत अमीर हूँ। मैं उस बांझ कौवी के कारण कुछ खर्च नहीं करता था। रात हो जाती है। गोरी कौवी रसोई में सोई हुई थी और कालू कौवा भी सो रहा था। नीली कौवी चुपके से वो चाबियाँ निकाल लेती है और अलमारी खोलकर कालू कौवे की सारी जिंदगी की कमाई एक बैग में डालकर वहाँ से भाग जाती है। बेरी के पेड़ पर उसका साथी भोला कौवा आ गया था। वो दोनों रात के अंधेरे में निकल जाते हैं। अगली सुबह भी हो जाती है। नीली, कहाँ हो तुम? अलमारी खुली है मेरे पैसे, मेरी सारी कमाई भी नहीं है। गोरी जल्दी आओ, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। वो नीली कौवी तो चोर निकली, वो मुझे लूट कर ले गई। फिर गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है, मगर गोरी कौवी की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। कालू, मैं भी कहूँ, उस छोटी उम्र की कौवी ने तुमसे शादी कैसे कर ली? मगर कालू कौवा तो रोए जा रहा था। फिर कुछ दिनों बाद गोरी कौवी अपने घोंसले में एक अंडा दे देती है, जिसके बाद वो दोनों पति पत्नी खुशी का जीवन गुजारने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। मम्मा चिड़िया का एक अंडा था। वो अपने अंडे को घोंसले में छुपाकर भोजन लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया को भोजन लेने दूर तक जाना था। ऊंचे आसमान में उड़ती हुई एक चील खाली घोंसला देखकर वहां आ जाती है। यहाँ तो ना कोई बच्चा है और ना ही कोई अंडा, लगता है आज भूखे ही रहना पड़ेगा। चील जब उड़ने लगती है तो उसकी नजर पत्तों में छुपे हुए अंडे पर जाती है और वो खुश हो जाती है। वाह, अरे वाह, पत्तों में छुपाया हुआ है अंडा, मैंने ढूंढ लिया। चील वो अंडा चुराकर वहाँ से भाग जाती है। रानो बहन, चलो दूसरे जंगल में फल लेने जाते हैं। नहीं मिट्ठू, मैंने दाना ले लिया है, अब मुझे वापस जाना है। मेरा अंडा घोंसले में अकेला है, मुझे अपने अंडे की चिंता हो रही है। मम्मा चिड़िया वापस अपने घोंसले में जाती है। उसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी, उसका अंडा घोंसले में ना था। रानो चिड़िया रोने लग जाती है। मेरा अंडा किसने चुरा लिया? मेरे अंडे से तो बच्चा निकलने वाला था। जालिम, किसी जालिम ने मेरा अंडा चुरा लिया है। रानो चिड़िया ऐसे बैठी रोई जा रही थी। चील भी अपने घर अंडा ले आती है। वो अंडे को अपने घोंसले में रखती है।
अब मैं इस अंडे का ऑमलेट बनाऊं या इसे कच्चा ही पी जाऊं? ऐसा करती हूँ, इसे कच्चा ही पी लेती हूँ। फिर चील उस अंडे को तोड़ती है, मगर उस अंडे में से तो चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा निकलता है, जिसे अचानक देखकर चील डर जाती है। डर गई मम्मा, डर गई। अरे अरे, कौन कौन मम्मा? मजाक ना करें, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दें। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं इसे खाने वाली हूँ और ये बच्चा मुझसे ही भोजन मांग रहा है। लाई थी अंडा मगर मिल गया मांस। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। फिर चील अपनी तेज चोंच से उस बच्चे पर वार करती है, मगर वो बच्चा भी बहुत तेज था। वो भागकर दूसरी तरफ हो जाता है। रुके मम्मा, आप मुझे क्यों खाना चाहती हैं? रुके मम्मा, मेरी बात तो सुने। कमबख्त, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ। ये सुनकर वो बच्चा फिर से हंसने लग जाता है। मम्मा झूठ, पक्का झूठ। मुझे सब मालूम है, मुझसे कोई गलती हुई होगी जो आप मुझे मार रही हैं। अच्छा मम्मा, सॉरी। मैं फिर से कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आपको गुस्सा आए। छोटे बच्चे की बातें सुनकर चील को उस पर दया आती है। क्या तुम जीना चाहते हो? हाँ मम्मा, मैं बड़े होके आपका सहारा बनूंगा और आपके लिए दाना भी लाऊंगा। मैं दुख सुख में आपके काम करूंगा और साथ रहूंगा। चील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ बेटा, मैं भूल गई थी, मैं गुस्से में आ गई क्योंकि अंडे से निकलते हुए आपने शोर किया था ना। दूसरी ओर रानो चिड़िया अपने अंडे को पूरे जंगल में ढूंढ रही थी। वो कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, मेरा अंडा नहीं मिल रहा, पता नहीं कोई मेरा अंडा चुरा कर ले गया है। हाँ, आज जंगल में एक बड़ी चील फिर रही थी। हो सकता है वो चील तुम्हारा अंडा चुरा कर ले गई हो। ये सुनते ही रानो चिड़िया की उम्मीदें टूट जाती हैं और वो रोते हुए अपने घोंसले में वापस चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद बड़ी चील चिड़िया के घोंसले में आती है। मुझे माफ करना चिड़िया बहन, मैं आपका अंडा ले गई थी। आपके अंडे से प्यारा सा बच्चा बाहर निकला है। ये बच्चा बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है, आप इसे अपने पास ही रख लें, मैं इसे नहीं खा सकती। रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। चील जी, आप बहुत अच्छी हो, मैं बदले में आपको क्या दे सकती हूँ? मेरी मम्मा कौन है, पहले मुझे ये तो बता दे। पहले ये मेरी मम्मा थी और अब आप, पर मेरी असल मम्मा कौन है? बच्चे, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। तुम्हारी मम्मा ये चिड़िया ही है। चिड़िया, अगर बदले में तुम मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो मुझे इस बच्चे से मिल लेने दिया करना। मुझे ये बच्चा बहुत प्यारा लगा है। फिर रानो चिड़िया चील से वादा करती है और रानो चिड़िया अपने बेटे का नाम गुड्डू रखती है। चिड़िया और चील की दोस्ती हो जाती है और फिर चील भी वापस चली जाती है। कुछ दिनों बाद गुड्डू भी बड़ा हो गया था और उसने उड़ना भी सीख लिया था। गुड्डू उड़ता हुआ जा रहा था कि एक दुष्ट कौवा गुड्डू का रास्ता रोक लेता है। क्या तुम्हारा नाम गुड्डू है? हाँ, मेरा नाम गुड्डू है, पर तुम्हें क्या मसला है? तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? चल चल भाग यहाँ से, गंदा कौवा। मैं तुम जैसे गंदे बुरे कौवों से दोस्ती नहीं करता। गुड्डू ने ऐसा कहा ही था कि दुष्ट कौवा उसे अपने पंजों में दबोच लेता है। तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो मेरा दोस्त नहीं वो किसी का भी नहीं हो सकता। हो। छोड़ो मुझे, बुरे कौवे, मुझे मेरे घर जाने दो। गुड्डू का शोर सुनकर थोड़ी दूर बैठी उसकी चील मम्मा आ जाती है। दुष्ट कौवे, तुमने मेरे बेटे को मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये तो चिड़िया की बेटी है, तुम्हारी नहीं है। ये मेरी ही बेटी है। फिर वो चील कौवे को मार मार कर उसे बंदर बना देती है और फिर बुरा कौवा वहाँ से भाग जाता है। जिसकी दो माएँ हो उसे क्या डर। चलो मेरे बेटे, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। फिर चील मामा गुड्डू को उसके घर छोड़कर आती है। गुड्डू की मामा चील की दोस्ती को कभी भी नहीं भुला सकती थी, क्योंकि चील ने उसके बेटे की जान बचाई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।
कबूतर उड़ता हुआ पहाड़ों की ओर जाता है। पहाड़ों के पास एक बड़ी सी और लंबी बेल थी, जिस पर एक बड़ा सा हरे रंग का फल लगा हुआ था। ये कैसा फल है? मैंने ऐसा फल तो पहले कभी नहीं देखा। आखिर ये क्या हो सकता है? ये खाने लायक भी है कि नहीं? मैं चिड़िया बहन को बुला कर लाता हूँ। फिर कबूतर जल्दी से वापस उड़ता है और वो रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मैंने पहाड़ों के पास एक बहुत बड़ा फल लगा हुआ देखा है। तुम मेरे साथ चलो और चलकर देखो क्या वो फल खाने के लायक है। कबूतर भैया, जैसे आप बता रहे हो ऐसे बड़े फल के बारे में मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। जाकर देखते हैं। फिर रानू चिड़िया कबूतर के साथ जाती है। कबूतर भैया, ये तो बहुत बड़ा फल है, हो ना हो ये जरूर कोई जहरीली चीज होगी। तभी उड़ता हुआ मिठू तोता भी वहाँ आ जाता है। ये चिड़िया, ये तो तरबूज है। मैं एक बार बहुत छोटा था, तब मैं अपनी माँ के साथ किसान के खेत में गया था। तब मेरी माँ ने मुझे ये फल खिलाया था। मुझे आज भी थोड़ा थोड़ा याद है। मिठू तोता ऐसे बात कर ही रहा था कि तभी गोरी कभी भी वहाँ आ जाती है। नाना पक्षियों, ये कोई खाने की चीज नहीं है। अगर हमने इसे खाया तो हम तुरंत ही मर जाएंगे। ये तो कोई जहरीली चीज है। गोरी की बात सुनकर मिठू तोता भी चुप कर जाता है। शायद हो सकता है मैं भूल रहा हूँगा। फिर सभी पक्षी वापस अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, पहाड़ों पर तरबूज का फल है। मैंने सभी पक्षियों को उल्लू बनाकर भेज दिया है। अब चलो हम जल्दी से वो तरबूज तोड़कर अपने घर ले आते हैं। हाँ गोरी, बड़ा तरबूज खाने से हमें कई दिनों तक दाना नहीं खाना पड़ेगा। फिर गोरी कौवा और कालू कौवा पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। कालू कौवा तरबूज बेल से तोड़ लेता है। कालू कौवा वो तरबूज उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तरबूज बहुत भारी था, वो उठा नहीं पाता। कालू जी रुको, मैं ऐसा करती हूँ, घर से टोकरी लेकर आती हूँ। हम टोकरी में लेकर जाएंगे ये तरबूज। गौरी जरा जल्दी आना, इस बड़े तरबूज को देखकर मेरी भूख बढ़ रही है। फिर गोरी कभी जल्दी से घर जाती है और घर से टोकरी लेकर वापस आती है। दोनों कभी बहुत मुश्किल से तरबूज उठाकर टोकरी में रखते हैं। गौरी, अब मैं नीचे बैठता हूँ और तुम ये टोकरी उठाकर मेरे सर पर रख दो। कालू जी ध्यान से, ऐसा ना हो कि हम इस बड़े तरबूज के नीचे ही दब जाएं। ऐसा ही होता है। गोरी कभी टोकरी उठाकर जैसे ही कवे पर रखती है तो कौवा उस बड़े तरबूज के नीचे दब जाता है। मर गया गौरी, मैं मर गया। ये बहुत भारी है। जल्दी करो गौरी, मुझे बाहर निकालो। गोरी कभी तरबूज को हटाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो तरबूज को नहीं हटा पाती। कालू जी, ये तरबूज तो बहुत भारी है, हमें किसी की मदद लेनी होगी। गौरी जल्दी से जाओ और किसी दूसरे पक्षी को बुला कर लाओ। कालू जी, अगर मैं किसी को बुलाने गई तो सबको मालूम हो जाएगा कि हम ये तरबूज अकेले अकेले खाना चाहते थे। पता चलता है तो चल जाए गौरी, मैं यहाँ मर जाऊंगा। बस किसी तरह से तुम मुझे बचा लो। फिर गोरी कभी उड़ती है और पास ही मिठू तोते के घर जाती है। मिठू, मिठू भैया मेरे साथ चलो, मेरी मदद करो। मेरा कालू पति जी बड़े तरबूज के नीचे दब गया है, उसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। गौरी, तुमने तो कहा था कि वो तरबूज जहरीला है, फिर तुम क्या करने गए थे वहाँ? मिठू भैया, अब समय सवाल जवाब करने का नहीं है, मैं विनती करती हूँ तुम्हारी, मेरे कालू जी को बचा लो, मेरे साथ चलो। फिर मिठू तोता गोरी कभी के साथ चला जाता है। दोनों मिठू तोता और गोरी कभी मिलकर जोर लगाते हैं और कालू कौवे को तरबूज के नीचे से बाहर निकाल लेते हैं। गौरी, अब सच सच बताओ, क्या ये खाने वाला फल है ना? हाँ मिठू, मैंने लालच किया और सोचा कि हम ये तरबूज अकेले खाएंगे, परंतु ये तरबूज तो मेरे कालू जी की जान ही लेने वाला था। मिठू जाओ, सबको बुला कर लाओ, हम ये तरबूज यहीं बैठकर खाएंगे। फिर मिठू तोता जंगल में जाता है, वो रानू चिड़िया और कबूतर को साथ लेकर आता है। फिर वो सब मिलकर तरबूज खाते हैं।
तरबूज अंदर से लाल, मीठा और रस भरा था। कबीर भैया, ये तो अच्छा ही हुआ कि ये तरबूज आप पर गिर गया, वरना ये स्वादिष्ट फल आप दोनों अकेले ही खा जाते। गोरी और कालू दोनों बहुत शर्मिंदा थे, लेकिन वो सब जल्दी जल्दी से तरबूज खाए जा रहे थे। मम्मा, क्या इस बार आप मुझे नई कार लेकर देंगी ना? और हाँ, मुझे एक नया बैग भी लेना है। और हाँ मम्मा, मैं भी आपसे कब से कह रही हूँ, मुझे भी डॉल लेकर दे। अगर इस बार आपने मेरे जन्मदिन पर मुझे डॉल ना लेकर दी तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। मामा चिड़िया चुपचाप बैठी अपने बच्चों की बातें सुन रही थी। वो अपने बच्चों से कैसे कहती कि वो तो बहुत गरीब है। गुड़िया और कुकू, अभी तो मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आप दोनों को सब कुछ लेकर दूंगी। फिर मामा चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है। वो अपने बच्चों की ख्वाहिशें सुनकर बहुत दुखी थी। वो रोती हुई जा रही थी। फिर वो दूर जाकर एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मैं कितनी बेबस माँ हूँ जो अपने बच्चों की एक भी इच्छा पूरी नहीं कर पा रही। मैं तो अपने बच्चों के सामने रो भी नहीं सकती। मैं क्या करूँ? मैं बहुत मजबूर हूँ। मामा चिड़िया बैठी ऐसे रो रही थी कि उसे एक आवाज सुनाई देती है। चिड़िया, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पेड़ को बोलता देखकर चिड़िया पहले तो डरती है और फिर बोलती है, पेड़ जी, आप भला मेरी कैसे मदद कर सकते हैं? अगर मैं तुम्हें एक सोने का फल दूं तो तुम उसका क्या करोगी? पेड़ जी, मैं उस सोने के फल को बेचकर अपने बच्चों के लिए चीजें खरीदूंगी। अच्छा चिड़िया, अगर मैं तुम्हें एक और सोने का फल दूं तो तुम उस फल का क्या करोगी? फिर मैं उस सोने के फल को बेचकर गरीब पक्षियों की मदद करूंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तो फिर ऊपर देखो। फिर रानू चिड़िया जैसे ही ऊपर देखती है तो उस पेड़ पर ढेर सारे सोने के फल लग जाते हैं। ये देखकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। चिड़िया, तुम 2 फल तोड़ लो और एक से अपने बच्चों की चीजें ले लेना और एक सोने के फल से गरीबों की मदद करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, आपने तो मेरी सारी मुश्किलें दूर कर दी। फिर रानू चिड़िया 2 सोने के फल तोड़ लेती है और वो सीधा मिठू सुनार के पास जाती है और उन्हें वो सोने के फल बेच देती है। फिर रानू चिड़िया अपने बेटे के लिए रिमोट कार और बैट लेती है और गुड़िया के लिए डॉल। ये सब लेने के बाद भी चिड़िया के पास बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। ये सब लेकर मामा चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, ये सब कैसे हुआ? मुझे तो कोई सपना लग रहा है। कुकू बेटा, ये ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। और गुड़िया बेटी, आपको डॉल कैसी लगी? मम्मा, ऐसी ही डॉल तो मैं कब से आपसे मांग रही थी, ये बहुत अच्छी है। फिर उस दिन के बाद से रानू चिड़िया गरीब पक्षियों की मदद करना शुरू करती है। चिड़िया बहन, मेरा किकी बहुत बीमार है, मुझे उसके इलाज के लिए कुछ पैसे दे दो। ये ले लूसी बहन, ये पैसे मेरे नहीं बल्कि आप सबके हैं। उस जादुई पेड़ ने मुझे जो दिया, मेरे लिए वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। ये बात गोरी काकी तक भी पहुंच जाती है। कालू, ओए निकम्मे, सुना है वो चिड़िया गरीबों की मदद कर रही है। गौरी, उसे जादुई पेड़ ने 2 सोने के फल दिए हैं, इसलिए वो चिड़िया अब बहुत अमीर हो गई है। कालू जी, तो क्या अब हम गरीब ही रहेंगे? मैं भी लूंगी वो सोने के फल। चलो, तुम मेरे साथ चलो। फिर गौरी कवि और कालू कौवा चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, वो जादुई पेड़ कहाँ है? हम भी उसे देखना चाहते हैं। वो कितना अच्छा पेड़ है जिसे गरीब पक्षियों का कितना ख्याल है। कव्वो, वो चमत्कारी पेड़ पुराने कुएं के पास है। मैं वहाँ बैठी रो रही थी कि उस जादुई पेड़ ने मेरी मदद की। अगर आपको कुछ जरूरत है तो कुछ पैसे मैं आपको दे सकती हूँ। नहीं नहीं चिड़िया, हमें कोई जरूरत नहीं, चल कालू चल। फिर गौरी कवि कालू कौवे को साथ लेकर घने जंगल की ओर पुराने कुएं के पास चली जाती है।
वो दोनों लालची कौवा और कावी बड़े पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास सोने का हार भी नहीं है, ना ही झुमके। मेरा पति कालू जी भी बहुत गरीब है। अगर किसी ने मेरी मदद ना की तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा। ये सब सुनकर वो चमत्कारी पेड़ बोलता है। कौवो चुप कर जाओ, अगर मैं आपको एक सोने का फल दूं तो तुम क्या करोगे? मैं उन पैसों से अपने लिए एक सोने का हार लूंगी और फिर झुमके। और अगर मैं तुम्हें 2 सोने के फल दूं तो तुम फिर क्या करोगे? फिर तो मजा ही आ जाएगा पेड़ जी। मैं इस जंगल में अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बनाऊंगी। भाग जाओ यहाँ से। ऐसा ना हो कि मैं अपने कांटेदार शाखाओं से तुम्हें मार दूं। मैं ऐसे लालची पक्षियों की मदद नहीं करता। पेड़ जी मेरी बात तो सुने। लेकिन वो पेड़ उन्हें वहाँ से भगा देता है। उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वो कौवे रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। लूसी कबूतरी की माँ का फोन आता है। लूसी बेटी, मैं कल सुबह तुम्हारे पास आ रही हूँ। ये सुनकर लूसी कबूतरी बहुत खुश हो जाती है। माँ, मैं आपके खाने के लिए क्या बनाऊं? बेटी, मुझे गाजर की खीर बहुत पसंद है, तुम मेरे लिए गाजर की खीर बना लेना। फोन बंद हो जाता है। लूसी कबूतरी घर से भागी भागी नदी पर अपने पति कबूतर के पास जाती है। कबूतर जी, आप जल्दी से जाएं और किसान के खेत से कुछ गाजर ले आएं। कल मेरी माँ आ रही है और मुझे अपनी माँ के लिए मीठी खीर बनानी है। लूसी, माँ के बहाने मुझे भी गाजर की खीर खाने को मिलेगी। मेरा भी कई दिनों से मन कर रहा था गाजर की खीर खाने को। फिर कबूतर वहाँ से किसान के खेत की ओर गाजर लेने चला जाता है और लूसी कबूतरी शक्कर और दूध लेने चली जाती है। मिठू भैया, ये लो 100 रुपए, मुझे दूध दे दो और साथ में शक्कर भी। गोरी कावी जो वहाँ पर बैठी हुई थी वो लूसी कबूतरी से पूछती है। लूसी, कोई आ रहा है क्या? तुम दूध से क्या बना रही हो? हाँ गोरी, कल मेरी माँ आ रही है और मैं अपनी माँ के लिए मीठी गाजर वाली खीर बना रही हूँ। लूसी, गाजर की खीर तो ठंडी ही अच्छी लगती है। तुम ऐसा करना, खीर बनाकर मेरे घर में रख जाना। सुबह तक ठंडी हो जाएगी और फिर ठंडी ठंडी खीर अपनी माँ को देना। देखना, ठंडी खीर खाकर तुम्हारी माँ बहुत खुश होगी। लूसी कबूतरी को गोरी कावी की बात बहुत पसंद आती है। हाँ गोरी बहन, मैं ऐसा ही करूँगी। हाँ लूसी, मुझे भी तुम्हारी माँ के आने की बहुत खुशी है। फिर लूसी कबूतरी दूध और शक्कर लेकर वहाँ से घर चली जाती है। कबूतर भी गाजर लेकर आ गया था। फिर लूसी कबूतरी आग जलाती है और हंडिया चूल्हे पर रखती है और मीठी गाजर की खीर बनाना शुरू करती है। गोरी, देखो मैं आज तुम्हारे लिए चने का दाना लाया हूँ। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या आज फिर कुछ बाहर से खा लिया है? कालू जी, आज मेरे लिए लूसी कबूतरी मीठी गाजर की खीर बना रही है, मैं तो वो ही खाऊंगी। थोड़ी देर बाद गोरी कावी अपनी माँ को फोन करती है। माँ, कल सुबह जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारे लिए मीठी गाजर की खीर बना रही हूँ। मेरी गोरी बेटी को मेरा बहुत ख्याल है। बेटी, मैं कल जरूर आ जाऊंगी। खीर को अच्छे से ठंडा कर लेना और शक्कर भी थोड़ी ज्यादा ही डालना। माँ, मैं सब कर लूंगी, तुम बस टाइम से आ जाना। शाम हो जाती है। लूसी कबूतरी मीठी खीर बनाकर एक डिब्बे में डाल लेती है। लूसी, अब तुम ये खीर लेकर कहाँ जा रही हो? कबूतर जी, मैं ये खीर गोरी की फ्रिज में रखने जा रही हूँ। माँ को ठंडी ठंडी खीर बहुत पसंद आएगी। फिर लूसी कबूतरी खीर का डिब्बा लेकर घर से निकलती है और गोरी कावी के घर पहुँच जाती है। लूसी, तुम चिंता ना करो, मैं फ्रिज को थोड़ा तेज कर देती हूँ। सुबह तक तुम्हारी ये खीर बर्फ की तरह ठंडी ठंडी हो जाएगी। ठीक है गोरी, मैं सुबह सुबह खीर ले जाऊंगी। फिर लूसी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। ये खीर तो अब मेरी माँ ही खाएगी। रात हो जाती है। जब कालू कौवा फ्रिज खोलता है
तो ठंडी ठंडी गाजर की खीर देखकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। गोरी सो रही थी। कालू कौवा मजे मजे से खीर खाने लगता है। वो जी भरकर खीर खाता है और बाकी की खीर फ्रिज में रखकर सो जाता है। सुबह सवेरे गोरी की माँ पहुँच जाती है। गोरी, गोरी बेटी उठो, देखो मैं आ गई हूँ। माँ, तू तो कुछ जल्दी ही आ गई। क्या करूं बेटी, ठंडी ठंडी खीर के स्वाद ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। फिर गौरी कभी फ्रिज खोलती है। कालू, डिब्बे में से खीर तुमने खाई थी क्या? हाँ गौरी, रात को भूख लग गई थी, मैंने थोड़ी सी खीर खा ली। बेशर्म, मैंने अपनी माँ के लिए खीर बनाई थी। फिर गौरी कभी बची हुई खीर अपनी माँ को दे देती है और गौरी की माँ जी भरकर वो खीर खाती है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी कभी दरवाजा खोलती है। गौरी, लाओ, मुझे मेरी खीर दे दो। कौन सी खीर? गौरी, वही खीर जो मैं रात को तुम्हारे फ्रिज में रख कर गई थी। नहीं नहीं लूसी, मेरे फ्रिज में तो कोई भी खीर नहीं है। गौरी कभी साफ मुकर जाती है। गौरी, मेरी खीर मुझे वापस दो, वरना मैं शोर मचाऊंगी। चल चल भाग यहाँ से, चुपचाप अपने घर चली जा, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगी। फिर लूसी कबूतरी शोर मचाती है और सभी पक्षियों को वहाँ पर बुला लेती है। जंगल के सारे पक्षी गौरी के घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। बेशरम, गौरी, कुछ तो शर्म करती, तुमने लूसी की खीर अपनी माँ को खिला दी। ये गौरी कभी तो बहुत बुरी है। गौरी कभी अपनी माँ के सामने बहुत शर्मिंदा होती है। गौरी बेटी, अगर ऐसी चोरी की खीर खिलाकर मुझे बेइज्जत करना था तो ना बुलाती मुझे। जिसने मेरी खीर खाई सबके पेट में दर्द होगा। ऐसे गौरी कभी अपनी माँ के सामने बहुत शर्मिंदा होती है।